हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में √3, √5, √7, √11 इन सबको हम इरेशनल यानी अपरिमेय करना सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल लगभग आता ही है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो और आएगा भी तो ये बड़े क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग में आता है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े में आता है, 4 नंबर में या 5 नंबर में आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। और इस क्वेश्चन को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर रखा है, तो आप तीनों स्टेप करना आपको ज़रूरी है। 3 स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें √5 को ही इरेशनल प्रूव करना हो, √5 है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है यानी कि अपरिमेय प्रूफ करना है हमें। अपरिमेय प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है। इसमें √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमें इस क्वेश्चन में √5 को हम मान लेते हैं कि ये एक तरह का रेशनल नंबर है, ये हम मान लेंगे √5 को। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है हमारा ये, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने उसका उल्टा ले लिया। कि इसने बोला इरेशनल प्रूफ करके दिखाओ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इरेशनल ना लेते हुए मैंने इसको रेशनल मान लिया यानी परिमेय मान लिया। और अब मैं अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी मेरा सोचना कैसे गलत है, हमें ये प्रूव करके दिखाना होगा। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यानी विरोधाभास। विरोधाभास में जब हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले हमने मान लिया, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। ये आपको अपने एग्जाम में नहीं लिखना है स्टेप फर्स्ट, आपको सीधे लिखना होगा, पर अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको 3 स्टेप में इसको तोड़ के आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है, तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज पे भी बेसिक ध्यान रखना है। लैंग्वेज एक क्वेश्चन का अगर आप रट लोगे तो अगले क्वेश्चन में भी वही काम देगा, हर क्वेश्चन में वही काम देने वाला है। उसको मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले कि let √5 is a rational number माना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता रहा हूं तो आप ध्यान से लिख लीजिएगा इसे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी चीज अगर परिमेय संख्या होती है तो हमेशा p/q के बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, √5 इसलिए सो हिंदी में लिखेंगे, इसलिए √5 इज इक्वल टू p/q। √5 जो होगा p/q के बराबर होगा। इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1, जहां वेयर p, q इज अ प्राइम नंबर, सॉरी p, q इज अ को-प्राइम नंबर, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे हमें ध्यान ये देखना है कि सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हमें ये ध्यान से जानना है पहले। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो कि जिसका HCF 1 आता है। HCF 1 आता है मतलब मास ऑफ पावर 1 आता है, मतलब कोई ऐसे दो नंबर जिसमें
केवल एक ही टेबल में वो कॉमनली आते हैं, वो 1 है, और किसी टेबल में ये ना आए। जैसे मैंने मान लिया 4 और 5, 4 जो होता है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 खुद के टेबल में आता है, 5 1 और 5 खुद के। इनमें कॉमन कौन हो गया? 1 हो गया। तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं, और केवल एक के ही टेबल में इनके कॉमन जो फैक्टर होता है, कॉमन जो फैक्टर हो केवल 1 होना चाहिए, और कोई कॉमन फैक्टर मतलब इनका कोई सार्वउभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल 1 होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। यानी HCF हमेशा 1 आएगा, तभी जाकर के ये को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या होनी होगी। और ये मेन है, इसी को हमें प्रूव करना है कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, तब जाके ये हमारा जो मानना था वो गलत होगा। तो इसी पे हमें फोकस करना है कि भाई को प्राइम नंबर ये अभी तो है क्योंकि हमने इसको रेशनल माना है, पर अभी हम प्रूव करेंगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है और हमारा सोचना गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब हमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब है हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं अगर हम, तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर अगर कुछ होता है और अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है, ये हमारा रूल होता है। तो √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर। कैसे आएगा ये भी देख लीजिए, √5 इंटू √5 मतलब क्या हो गया ये? इसका मतलब हो गया √5 इंटू 5 का पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ गया। ऐसे ही 5 यहाँ पे बाहर आया, बराबर P² अपॉन में Q²। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे तो Q² को हम इधर भेज देते हैं। तो अगला चलते हैं हम लोग। तो हमारा आया था 5 = P² अपॉन में Q², तो हम Q को इधर भेजते हैं तो 5Q² = P²। 5 को हमने उधर भेज दिया, सॉरी Q² को हमने उधर भेज दिया, तो हो गया 5Q² = P²। अच्छा, इसमें हमें पहले जो थ्योरम है क्लास 10th में वो ये है कि अगर कोई संख्या है उसके वर्ग का फैक्टर कोई संख्या निकल आती है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 25 है, 25 जो होगा 25 का फैक्टर 5 हो गया, यानी कि 5 का अगर इसको स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 है तो 5 का भी फैक्टर कौन होगा? 5 होगा। मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज का स्क्वायर कर दिया मैंने, जैसे मैंने 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। मान लो अगर ये 2 का फैक्टर है तो 6 भी किसका फैक्टर होगा? 2 का फैक्टर होगा। यानी अगर किसी संख्या है उसका स्क्वायर किसी संख्या का फैक्टर है तो वो संख्या भी उस संख्या का फैक्टर होगी, मतलब उसके टेबल में जरूर आएगी। किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या का गुणनखंड आता है तो वह संख्या भी उस संख्या का एक गुणनखंड होगी। यानी यहाँ 36 भी 2 से जाएगा और 6 भी 2 से चला जाएगा। ये हमारा क्या है? थ्योरम है, और यही हमारी 10th क्लास में सबसे पहले चैप्टर में पहला थ्योरम भी है। अगर आप पढ़ के देखो तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जरा ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो 5 है P² का एक फैक्टर होगा, क्योंकि अगर देखिए जैसे मैंने लिख दिया 20 = 5 × 4, तो ये जो 5 है ये भी 20 का फैक्टर होता है, 4 भी किसका फैक्टर होता है? 20 का फैक्टर होता है। मतलब 5 के भी टेबल में 20 आएगा और 4 के भी टेबल में 20 आएगा ही आएगा। तो सेम ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि 5 इंटू में Q² है तो जो P² है इसका फैक्टर 5 भी होगा और कौन होगा? Q² भी होगा। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 5 is a factor of P²।
so 5 is also factor of p। देखिए मैंने इस लाइन में लिखा 5 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो 5 जो है p का भी एक गुणनखंड होगा। अतः 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 5 p का भी एक गुणनखंड होगा। यहां पे हमारा स्टेप 1 खत्म हो जाता है। स्टेप 1 का जो हमारा काम धाम था वो पूरा खत्म हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप 2 पे। चलिए चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे अगर हम चलेंगे तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि 5 जो है p स्क्वायर का भी फैक्टर है और 5 p का भी फैक्टर है। पर अगर मैं ये बोलूं कि 20 जो है 20 5 का एक फैक्टर है, तो 5 में किसी न किसी से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 20 आएगा। ऐसा थोड़ी ना 5 और 20 दोनों बराबर हो गए। फैक्टर का मतलब होता है कि ये इसके टेबल में आएगा, पर इसमें हमें किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 10 है, 10 का फैक्टर मैंने लिख दिया क्या है 2 है, तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तभी तो भाई ये आएगा 10। तो जो फैक्टर होता है उसमें किसी न किसी चीज से हमें क्या करना होता है, गुणा करना पड़ता है। सेम वही काम हमको यहाँ पे करना है। क्या लिखना है भाई, देखिए ध्यान से कि अब 5 जो है 5 जो है p का फैक्टर है, तो 5 बराबर p इंटू सी। मतलब c कोई भी संख्या हो सकती है। 5 किसका फैक्टर है, p का। सॉरी एक मिनट सॉरी वेट, यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है लिखने में, इसको मिटाते हैं। हाँ, p का एक गुणनखंड 5 है, तो p इज इक्वल टू 5 इंटू सी करेंगे। p निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 में c से गुणा करना पड़ेगा c को, क्योंकि 5 जो है किसका फैक्टर है, p का। तो p बराबर 5 इंटू सी हो जाएगा। p बराबर अगर हम 5 इंटू सी कर देते हैं तो अब हम क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू है इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहां पे लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान हम समीकरण, एक मिनट रुक जाए भाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2 मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में p का मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में। तो क्या है समीकरण 2 हमारा, 5q स्क्वायर बराबर p की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, 5c का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी हम। 5q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, q स्क्वायर बराबर 25 अपॉन में 5, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ c स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5c स्क्वायर। फिर से वही चीज आ गई, देखो q स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है। तो अभी मैंने बताया था अगर किसी संख्या का जो वर्ग होता है
उसका फैक्टर कोई संख्या निकल आती है तो उस संख्या का भी फैक्टर वो संख्या होगी। यानी किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या के का फैक्टर हो या गुणनखंड हो तो वह संख्या भी उस संख्या का एक फैक्टर होगी। यानी क्यू स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 है तो क्यू का भी फैक्टर 5 होगा। सो 5 इज अ फैक्टर of q square, so 5 is also a factor of q। हिंदी में इसको लिखेंगे अतः 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। और यहां से हमारा चालू होता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे अगर हम चलते हैं तो पहले हम ना इसमें पीछे की चीजें देखेंगे कि जो हमारा पीछे का था इसमें हमने देखा कि P का एक गुणनखंड कौन आ गया, P का गुणनखंड 5 आ गया, मतलब 5 P का भी गुणनखंड है। और आगे अभी हम देखें तो Q का भी गुणनखंड कौन हो गया, 5 जो होगा वो Q का भी गुणनखंड हो गया। 5 Q का भी गुणनखंड है, 5 P का भी गुणनखंड है। लेकिन इससे पहले जब हम पहली बार लिख रहे थे जहां P और Q एक को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, वहां पे मैंने बताया था कि P और Q का केवल एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, वो भी 1। लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि P और Q का एक और कॉमन गुणनखंड आ गया, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और हो गया, और वो कौन हो गया, 5। इसलिए हमारा सोचना गलत है और इसी को हमको लैंग्वेज में स्टेप 3 में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में जब लिखेंगे सो P and Q has a common factor, has a common factor 5. So P and Q is not a co-prime number. Our thinking is wrong. Root 5 is a irrational number। बस हमें स्टेप 3 में सिर्फ और सिर्फ हमें अपना लैंग्वेज लिख देना है, जो लिखना है बस। अतः P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत होगा। अतः रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने शुरू में ही जो माना था वो ये माना था कि P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या की मैंने डिफिनीशन आपको बता दी कि जो सहभाज्य संख्या होती है उसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो भी एक। लेकिन हमने जब इस क्वेश्चन को किया तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि इसका एक और कॉमन गुणनखंड 5 आ गया, और जब 5 आ गया तो हमारा मानना क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और इसी प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट थी वो हमारी, अब हमने उससे प्रूव कर दिया भाई साहब कि √5 एक प्रकार की क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। एक बार इसको पूरा रिवाइज करते हैं तीनों स्टेप को। पहले पेज से चलेंगे। हमें प्रूव करना था √5 एक इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है, तो हमने बोला इसको क्या करना है, हमें 3 स्टेप में डिवाइड करना है और इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास निकालना होगा। विरोधाभास में क्या होगा, हमें इसके विपक्ष में बात करनी होगी कि भाई ये अपरिमेय है, तो हमने क्या मान लिया भैया, ठीक है माना ये क्या हो गई, परिमेय हो गई। तो अब हम चलते हैं आगे, काम करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, मान लिया भाई, मान लिया, जो बोल रहा सही बोल रहा है। √5 क्या हो गया, रेशनल नंबर। √5 माना क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो √5 अगर परिमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर होगी, ये P/Q के बराबर होगी। √5 बराबर P/Q स्टेज, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, P/Q के बराबर हो गया। वेयर P एंड Q आर द को प्राइम नंबर, जहां P और Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या। फिर मैंने बोला सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनके केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो भी 1, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका कभी हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, P/Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P²/Q²। ये इसके आगे हमने जब चला तो हमें Q² को इधर भेजना है, तो हमने क्या किया कि हमने Q² को मैंने इधर भेज दिया, तो 5 बराबर P²/Q², Q² को इधर भेजा तो ये हो गया 5Q² बराबर P²। अब मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या है उसका वर्ग करो और वो किसी संख्या का अगर फैक्टर बन जाता है तो वह संख्या भी उसका वर्ग गुणनखंड होगी। तो अतः जो 5 है वो P² का एक फैक्टर है, तो 5 जो होगा वो P का भी एक फैक्टर होगा। 5 P² का एक गुणनखंड है, तो 5P का भी, 5 जो होगा वो P का भी एक गुणनखंड होगा। तो P बराबर, अगर हमें P बराबर लिखना होगा, अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 40, 40 का एक गुणनखंड मैंने 4 लिख दिया, तो 4 में किसी ना किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 40 आएगा। 4 × 10 भी हो सकता है, और 4 से अगर 4 × 10 हो गया, तो यही जो C है, जो C है, मैंने मान लिया कि कोई एक संख्या है, P बराबर 5C, 5 × C मैंने कर दिया कि P जो है कब मिलेगा, जब 5 में हम C से गुणा करेंगे, यानी P का एक गुणनखंड 5 है, तो 5 में किसी न किसी संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमने वो संख्या मान लिया कि C मान लिया, कोई भी संख्या हो सकती है, तो P बराबर क्या हो गया, 5 × C। अब P का मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम। समीकरण 2 में P का मान जब रखेंगे तो 5Q² अपनी जगह, बराबर की जगह बराबर, P की जगह क्या रख देंगे, 5C²। अब हम जब आगे जाएंगे तो 5Q² बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दिया हमने 25C², तो Q² बराबर 25/5, 5 से 5 कट आउट हो गया, यहाँ 5C², Q² बराबर 5C²। फिर से वही स्टेटमेंट आया कि भाई Q² इधर है और इधर 5 है, तो मतलब 5 जो होगा Q² का एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा, तो Q का भी फैक्टर कौन होगा, 5 होगा, जरूर होगा। ये हमारा थ्योरम है, पहला चैप्टर, पहली थ्योरम। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q², सो 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। अतः 5Q² का एक गुणनखंड है, तो 5Q का भी एक गुणनखंड होगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम गए तो स्टेप 3 में सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के हमें ये बताना है कि भाई हमने जो लिखा था कि को प्राइम नंबर है तो उसके हिसाब से तो गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, लेकिन अब हमने निकाल दिया कि 5P का भी गुणनखंड है, 5Q का भी गुणनखंड है, मतलब 5 जो है P का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट था वो को प्राइम वाला, वो गलत हो गया।
अगर वो गलत हो गया तो हमारा मानना गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया तो √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बस हमें यही तो करना था, हमने यही किया। सो P एंड Q हैज अ कॉमन फैक्टर 5, अतः P और Q का एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 5। सो P एंड Q इज नॉट अ कोप्राइम नंबर, इसलिए P और Q क्या हो गया, कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। आवर थिंकिंग इज रॉन्ग, तो हमारी जो थिंकिंग थी, जो सोच थी, वो गलत हो गई। √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 हेंस लिख देना यहाँ पे, हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। जो √5 होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अतः P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q एक सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म बात, यही स्टेटमेंट हमें करना था। अब जो भी हमें अकेले वाले संख्या दे देते हैं, जैसे हमें दे दिया गया कि √3 को प्रूव करना है, √7 को प्रूव करना है, √11 को प्रूव करना है, √13 को प्रूव करना है। इन सब के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पड़ेंगे। 3 स्टेप में इसको हमें करना पड़ेगा, 3 से कम नहीं हो सकता। और अगर कोई कुछ भी बता रहा है तो वो समझ लो आधा अधूरा होगा। हाँ, लैंग्वेज मैंने अपने मन से बनाई है, क्योंकि मैं बुक की लैंग्वेज नहीं लिखा सकता, वो बहुत टफ हो जाएगी और बहुत लेंथी भी हो जाएगा। तो मैंने अपने मन से लैंग्वेज बनाया हुआ है, तो आप भी अपने मन से देखिएगा और एक जो लैंग्वेज है उसको याद कर लीजिए। फिर इसी लैंग्वेज में आपको सारा प्रूफ आप क्या करिएगा, फिट करिएगा। जैसे मैंने बोल दिया है √3 को अगर हमें प्रूफ करना है, तो चलिए √3 को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस हल्के हल्के चेंजेस होंगे। जहां पे √5 था वहां पे क्या करना है, 3 कर देना है। मोटा कर देता हूं थोड़ा से, चलिए अब दिखाता हूं मैं आपको। जहां 5 है यहाँ पे क्या कर देंगे, √3 कर दिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, आप 3 कर देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या कर दिया, सब कुछ वही करना है। यहाँ पे 3 कर दिया, ये हो जाएगा 3 हो गया। अगले स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ जहाँ 5 था वहाँ 3 कर दिया, जहाँ 5 था वहाँ 3 कर दिया, जहाँ 5 था वहाँ 3, जहाँ 5 था वहाँ 3। अब 5C की जगह हो जाएगा यहाँ 3C, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में जाना है, वहां पे क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ 3Q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 को यहाँ पे अगर आप 3 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 3। तो आ गया यहाँ 3। फिर से जहाँ 5 था वहां क्या कर दोगे, 3। जहाँ 5 था वहां क्या कर दोगे, 3। 3 और 3। नेक्स्ट स्टेप, जहां 5 था वहां क्या कर दिया, 3। जहां 5 था वहां 3 कर दिया, तो √3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यहाँ भी वही काम करना है, इसको 3 कर दो और यहाँ हो गया 3। मतलब लैंग्वेज सेम रखना है, सिर्फ 2 ही जगह आपको चेंजेस मिलेंगे। पहली बार जहां जहां √5 था वहां आपने 3 कर दिया, जहां 5 लिखा था वहां 3 कर दिया। दूसरा जो मेन चेंज है वो यहाँ हुआ है, यहाँ पर इस इक्वेशन में जब आप इसको स्क्वायर करके जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9C स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे 3 की जगह अगर आप यहाँ पे 11 लेते हो तो 11 लेके करना पड़ेगा। मतलब लैंग्वेज सेम रखना है और बाकी सारा काम वैसे ही आपको कर लेना है। तो आप अपने मन से लैंग्वेज बनाइएगा, पर लेकिन जो भी लिखेगा सही लिखेगा, गलत मत करिएगा। और वैसे तो बहुत इजी फॉर्म में मैंने लिखवाया सारी चीज़ें, आप इस ऐसे तरीके से भी कर सकते हो। बाकी ये जो है ये √2 के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, 3 के लिए भी, 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, हर मतलब जो सिंगल डिजिट वाली होती है उनके लिए अप्लाई हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में यही आएगा आपसे, जब भी आएगा पूछने के लिए। अब इसके बाद जो होता है वो आता है आपसे जो दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कहाँ आ गया क्वेश्चन, 3 + 2 √5 को हमें क्या प्रूफ करना है, 3
प्लस 2√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करके अपरिमेय हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, जो पहला है स्टेप वो लिख दीजिए, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा किसके, P/Q के। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है प्लस माइनस करके कुछ भी लिख के आता है तो हमारा काम आसान है, और ये क्वेश्चन हमेशा सिर्फ 2 या 3 नंबर में आएगा, ज्यादा नंबर का नहीं आता, क्योंकि एक ही स्टेप में इसका काम हो जाता है। ये हमने मान लिया कि भाई ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये P/Q के बराबर है। तो इसमें हमें बुद्धि क्या लगानी है, बस हमें दिमाग ये लगाना है कि जो भी रूट में दिया है इसे हमें इस तरफ अकेला कर देना, बाकी सबको उधर फेंक देना है बस, और कुछ दिमाग ना लगाना। इसे बस इतना दिमाग लगाना है, हमें जो रूट में दिया है उसको एक तरफ अकेला करना है। तो अगर हमें इसे अकेला करना पड़ेगा तो हमें 3 को पहले तो उधर फेंकना पड़ा। तो अगर हम इसको 3 को उधर करेंगे तो ये हो गया 2√5 = P/Q। ये +3 था, उधर जाएगा तो -3, और यहाँ 3/1 कर दो। अगला देखते हैं जरा, 2√5 = Q। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया Q को। Q अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ P तिरछा गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा इससे किया P, और यहाँ पे माइनस किया -3 से इसमें गुणा करोगे तो 3Q। अब क्या करना है, दो को भी उधर भेजना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अकेला करके लाना है। किसे अकेला लाना है, √5 को हमें यहाँ पे अकेला करना है। तो √5 बराबर P - 3Q अपॉन में 2 इधर आएगा, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ 2। तो √5 जो हो गया वो इसके बराबर हो गया। अगर हमने इसको रेशनल नंबर माना है, परिमेय संख्या माना है, तो ये भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। लेकिन ये आई किसके बराबर, √5 के, और √5 को हमने क्या मान चुके हैं, हम अपरिमेय संख्या मान चुके हैं। और अगर हमने इसे अपरिमेय संख्या मान लिया है तो ये भी अपरिमेय हो गया। मतलब हमने माना क्वेश्चन में कि ये परिमेय है, पर ये किसके बराबर आ गया, अपरिमेय, यानी इरेशनल के बराबर आ गया। हमने इसे क्वेश्चन में माना है इट इज अ रेशनल नंबर, बट नाउ इट इज बिकम नाउ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये √5 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। जैसे इरेशनल हो गया, हमारा सोचना फिर से क्या हो गया, गलत हो गया कि ये रेशनल है, ये हमारा सोचना गलत हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, बस हो गया काम। P - 3Q अपॉन में 2Q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः P - 3Q अपॉन में 2Q एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा मानना गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो देखिए जरा, इसको इधर लिख दे रहा हूं, p माइनस 3q अपॉन में 2q should be a rational number, but we know root 5 is irrational, but we know root 5 is irrational, so p minus 3q upon में 2q will be also irrational. नेक्स्ट स्टेप में, so our thinking is wrong. So our thinking is wrong. 3 plus 2 root 5 is irrational. इसलिए हमारी जो थिंकिंग है भाई ये गलत हो गई, और हमारी थिंकिंग जो थी वो गलत हो गई। तो हमारी थिंकिंग क्या थी, हमने माना था कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय है, यानी एक रेशनल माना था। तो हमारी थिंकिंग गलत हो गई, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो यही था हमने जो इसमें जो मेन था। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं, वो मैं करा दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भाई छोटे में आएगा, आसानी से आपसे हो भी जाएगा, तो कर लीजिएगा इसको। बाकी कहीं कहीं पे इसको स्क्वायर करके भी आपको करवाया जाता है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, उसके बाद करके देखते हैं। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कहीं कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है या कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है, पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ बहुत गलतियां हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं तो हो जाती है गलती। तो आप भी देख लिया कीजिए, और जो भी गलतियां हों कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।